नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल की। एक बार पुनः हम लोग बंगाल पर कंसंट्रेट करने वाले हैं और बंगाल के विषय में हम लोग इस बात से चर्चा शुरू करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम बंगाल में गई उसके साथ बंगालियों ने क्या बिहेव किया। इसके अतिरिक्त जगदीप जी धनखड़ जो कि बंगाल के गवर्नर हैं और हम सभी जानते हैं कि वो बहुत एक्टिव गवर्नर हैं जिनको बहुत चिंताएं रहती हैं। जो काम सरकार गलत कर रही है उस पर वो अपनी चिंताएं व्यक्त करते ही रहते हैं और उनकी जो अपनी पर्सनल फोर्सेस रहती हैं उन पर्सनल फोर्सेस के साथ उन एरियो में वो भ्रमण करते हैं, उन एरियो में वो जाते हैं जिन एरियो में ये इस तरह के वायलेंस होते हैं। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी ने जगदीप जी धनखड़ के खिलाफ कुछ नए एलिगेशंस लगाए हैं जब उनको कुछ नहीं मिला और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई बात नहीं निकल कर आती। पहले वो लिखती रहीं कि केंद्र सरकार को उनका कहना है कि हमने 3 चिट्ठियां लिखी, जगदीप जी धनखड़ को वापस बुला लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार क्यों वापस बुला ले ये बात भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए जब जगदीप जी धनखड़ को वापस नहीं बुलाया गया तो फिर ममता बनर्जी ने एक नई कंट्रोवर्सी उसमें पैदा कर दी है। उस कंट्रोवर्सी के अनुसार 1996 में 1996 में जैन हवाला केस आया था। जैन हवाला केस में आपको याद ही होगा कि जैन हवाला केस में कुछ डायरीज़ मिली थी और उन डायरियों को बेस बनाकर वो केस चलाया गया था। उस केस में ऐसा ममता जी का कहना है कि उस केस में जगदीप जी धनखड़ भी एक्यूज थे, लेकिन जगदीप जी धनखड़ एक्यूज थे आज से 25 वर्ष पहले का कोई केस ऐसा है जिसमें ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो एक्यूज थे। हम सब जानते हैं कानूनी प्रक्रिया में एक्यूज्ड होना और कन्विक्ट होना इन दोनों में फ़र्क है। किसी पॉलिटिशियन के नाम पर उस समय उन पर प्रश्न लगा देना और पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ मुकदमा चलना और मुकदमे में केस में या तो बरी हो जाना या फिर मामले में एविडेंस ना मिलना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आपको बताऊं, जैन हवाला केस में जिस समय हवाला का प्रकरण देश में चला था और उस समय सरकारें हिली थीं और बहुत बड़ा मैटर चला था। मुझे व्यक्तिगत तो संज्ञान नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी वो एक्यूज थे। जगदीप जी धनखड़ ने उसका रिप्लाई दिया। कुछ मीडिया पर्सन्स ने उनसे पूछा कि जैन केस में आपको ममता जी कह रही हैं, तो जगदीप जी धनखड़ ने कहा कि ये संभव है कि मेरा नाम हो या मेरा नाम उसमें था, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर एक्यूज बनाया गया था। उसी समय से जगदीप जी धनखड़ ने एक्टिव पॉलिटिक्स को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि केस उनके खिलाफ चल रहा था। अगर केस उनके खिलाफ चल रहा था तो अच्छे पॉलिटिशियन की ख़ास बात यह है कि वो अपने पदों से मुक्त हो और अपने घर में बैठकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे या पॉलिटिक्स में अच्छे पदों पर रहेंगे तो ये संभव है कि इन्वेस्टिगेशन में वो इंटरवीन करें। और ऐसा एलिगेशन सदैव से लगाया जाता है कि जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो अगर सरकार में रहेगा या बड़ी पॉलिटिक्स में रहेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो फिर वो उस इन्वेस्टिगेशन को कहीं न कहीं घुमाने का प्रयास करेगा। मैं आपको बताऊं, जगदीप जी धनखड़ जो ऑनरेबल गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, वो राजस्थान से आते हैं और राजस्थान बार काउंसिल में भी पदाधिकारी रहे और इसके अतिरिक्त वो बहुत कम उम्र में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हो गए थे राजस्थान हाई कोर्ट से, और उसके बाद वो बहुत कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बने। चंद्रशेखर की सरकार थी, चंद्रशेखर सरकार में वो बहुत कम उम्र में मिनिस्टर बने थे और उस समय उन्होंने देश में बहुत कुछ काम किए थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स जैसे ही ये वो पॉलिटिक्स में रहे, बाद में जैसे ही कुछ केसेस में उनका नाम आया या किसी ने उनका नाम घसीटा, तो एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने उस मामले से अपने आप को दूर करने के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर होकर वो घर में बैठ गए ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो सके और बाद में कोई एलिगेशन न लगा सके। परिणाम ये निकला कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं मिले।
उनका नाम केवल खाली पीली घसीटा गया था। जब एविडेंसेस नहीं मिले तो केस में वो डिस्चार्ज की सिचुएशन पर आ गए। अब 25 वर्ष बाद जब उनके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं मिले तो ममता बनर्जी को जब उनके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, और इतने अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन जिसको हिंदुत्व की चिंता हो, हिंदू समाज की चिंता हो, भारत की डेमोक्रेसी की चिंता हो, और वो स्वयं में कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो, स्वयं में केंद्रीय मंत्री रहे हों और सीनियर एडवोकेट बहुत कम उम्र में डेजिग्नेटेड रहे हों, कई सरकारों के दौरान वो केंद्र की तरफ से वकालत करते रहे हों, बहुत बड़े केसेस में वो अपीयर होते रहे हों, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब ममता बनर्जी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले व्यक्ति जब खुद में उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं मिलता तो उनके खिलाफ पॉलिटिकल चार्ज ही लगाए जाते हैं। ममता बनर्जी अब उनको करप्ट प्रैक्टिशनर कह रही हैं या करप्ट पर्सन कह रही हैं, और ऐसा कहते हुए उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा दिए। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जगदीप जी धनखड़ ने उसका रिप्लाई कैसे दिया। जगदीप जी धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी को मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, और छोटी बहन के खिलाफ कभी आज तक किसी बड़े भाई ने कुछ भी कहने पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया या कोई रिटेलिएशन नहीं किया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि जगदीप जी धनखड़ प्रोटोकॉल के तहत गवर्नर हैं, और गवर्नर के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट देना गवर्नर की खुद की शक्तियों में आता है कि गवर्नर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लें, और कुछ एक्शन लेने के लिए वो कोर्ट को भी कह सकते हैं, कोर्ट के तो वो स्पेशलिस्ट स्वयं में हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह दे भी सकते थे। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कहा कि वो यंगर सिस्टर है, और यंगर सिस्टर को उनकी वाणी के आधार पर मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं काउ डाउन नहीं होऊंगा, यानी कि मैं उनके इन एलिगेशन जिनकी वजह से वो हमको डाउन करना चाहती हैं या मुझे वो सबऑर्डिनेट करना चाहती हैं या मुझे दबाना चाहती हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकती, और ऐसा मैं स्वयं में नहीं होने दूंगा। मैं एक एक्टिव गवर्नर हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस नहीं हूँ, और एक्टिव गवर्नर होने के नाते बंगाल में इस तरह की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है, बंगाल की जनता को लेकर मैटर आता है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी का मैटर है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मैटर है, इन सभी में मैं चुप नहीं बैठने वाला, और जो गवर्नर का दायित्व तो है, जो उसको करना चाहिए, वो मैं सदैव करता रहूँगा जब तक मैं गवर्नर हूँ। यानी कि उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि वो मुझे प्रेशर में ले सकें, और वो वैसे ही लोगों के साथ जैसे खेलती हैं वैसे ही वो उनको प्रेशर में लेकर उनको चुप करवा सकें, और बंगाल की जनता के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत होने दें। ऑनरेबल गवर्नर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक टीम बंगाल में गई। जब शिकायतें की गईं कि लोगों को पोस्ट पोल वायलेंस में गलत तरीके से लजाया सताया जा रहा है, ऐसे 40 से ऊपर परिवार हैं जिनके परिवार तोड़ दिए, जिनके घर तोड़ दिए गए या जला दिए गए, ऐसे लोगों को जो प्रताड़ित, उनके ह्यूमन राइट्स की प्रताड़ना की गई है, उस प्रताड़ना के खिलाफ उन लोगों के बिहाफ पर ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट गई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब भी एक्शन लेता है, मैं आपको बता दूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन तभी ह्यूमन राइट कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, कोई डिसीज़न नहीं ले सकता। ह्यूमन राइट कमीशन दोनों पार्टियों को बुलाकर उस पर इन्वेस्टिगेट करता है, समझाने का प्रयास करता है, और समझाने के प्रयास में अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर करता है तो उसका कोई भी ऑर्डर खुद में बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, उसके ऑर्डर को अगर नहीं माना गया है तो फिर वो स्वयं में कंप्लेनेंट बनता है, और कंप्लेंट बनकर एफआईआर दर्ज करवाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एफआईआर दर्ज करवाएगा तो विक्टिम्स के बिहाफ पर अगर कोई केस लड़ेगा आप, तो वो ह्यूमन राइट कमीशन के लोग लड़ेंगे या ह्यूमन राइट कमीशन लड़ेगा। विक्टिम्स को उसमें खर्चा या पैरवी करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जब वहाँ विज़िट किया तो विज़िट करते समय उनके साथ भी वही हुआ जो अमित शाह जी के खिलाफ हुआ, जो जेपी नड्डा के खिलाफ हुआ, जो केंद्रीय मंत्री वहाँ विज़िट किए उनके खिलाफ हुआ, या फिर जो बड़े पॉलिटिशियन, देश के बड़ी संस्थाएं जिन्होंने समय समय पर एरियो में विज़िट किया ताकि हिंदू समाज की हौसला अफजाई की जा सके और समाज को खड़ा किया जा सके। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि जब भी आप ये कहते हैं कि इसमें
पुलिस का इस्तेमाल कर लीजिए या 356 लगा दीजिए या राज्य में ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए या फिर 356 लगाकर दोबारा चुनाव में जाइए। ये सब प्रक्रियाओं का तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इस पर कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला जब तक कि समाज खुद में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बंगाल का समाज खुद में खड़ा हो, ये करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने वहाँ विज़िट किया, जेपी नड्डा जी ने वहाँ विज़िट किया, तमाम तरह के मंत्रियों ने वहाँ विज़िट किया, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने विज़िट किया, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी ने विज़िट किया और हाई कोर्ट के आदेश पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ विज़िट करने गया। अब आप समझ लीजिए कि इन सभी के ऊपर वहाँ लोगों ने पत्थरबाजी चलाई। जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी अगर पत्थरबाजी की जा रही है या उनको ऐसा कहा जा रहा, ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इन एरियो में ना आएँ और या फिर रिपोर्ट लगाएं, तो इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट ना लगाकर वो रिपोर्ट पॉजिटिव लगाएं। जब इन लोगों को इतने प्रेशर में लिया जा सकता है तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा या जो विक्टिम हैं उनका क्या होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन मैं बार बार कहता आया हूँ कि 356 इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब अगर आप वहाँ गवर्नर रूल लगा भी देंगे तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको 6 महीने में चुनाव करवाने ही होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 6 महीने आप खींच सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल खींच सकते हैं। लेकिन क्या इन 3 सालों में कोई सलूशन निकल सकता है? जब तक कि हिंदू समाज, जब तक कि वो समाज जो कि प्रोटेक्शन चाहता है, वो समाज स्वयं में बाहर निकल कर नहीं आता, वो समाज स्वयं में कोई एक्शन नहीं लेता, वो समाज स्वयं की कोई डिफेंस नहीं करता, तब तक उस समाज को पुलिस प्रशासन बहुत दिनों तक नहीं बचा सकता या कोई भी सेना या पॉलिटिकल पार्टी उनको नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि सेना, पॉलिटिकल पार्टी, कमांडोज कुछ दिन के लिए लगाए जा सकते हैं। परमानेंट एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति नहीं रखा जा सकता, और जब परमानेंट एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति नहीं रखा जा सकता तो फिर निश्चित सी बात है कि आज आप एक्शन ले लेंगे, आज आप प्रेसिडेंट रूल लगा लेंगे, लेकिन कल फिर वही सिचुएशन आएगी और समाज तो रिएक्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर समाज स्वयं में अपनी डिफेंस करने और रिएक्ट करने को तैयार नहीं है, वो केवल सरकारों की तरफ देखता है, तो ये निश्चित है कि सरकारें उनकी बहुत सुरक्षा नहीं कर सकती। कुछ सुरक्षा कर सकती है, कुछ समय के लिए सुरक्षा कर सकती है, लेकिन बड़े लंबे समय के लिए सुरक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी या माननीय गवर्नर जी या बहुत सारी जो कमेटियां वहाँ पर गईं, लगातार उनके हौसले बढ़ाती रहीं। कुछ समय उन्होंने बिताए, समाज के मानसिक स्तर को सांत्वना दी या उनके साथ खड़े हुए और ये आह्वान करने की कोशिश की कि हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि कानून का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है, लेकिन जो कानून इस समय लगाए जा सकते हैं उन कानूनों से वहाँ लाभ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए निश्चित रूप से राज्य का विभाजन ही एक उपाय है, और राज्य का विभाजन या फिर राज्य के कुछ हिस्से कम करके या फिर वो उन एरियो में जहाँ पर वायलेंस होता है वहाँ शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके राज्य को कंट्रोल किया जा सकता है। सीधा कंट्रोलिंग राज्य को नहीं किया जा सकता। इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन पर जो हमले हुए उसका भी अपना एक प्रभाव होगा और ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट लगाएगा। इस मामले में जिस दिन भी केंद्र सरकार आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हुए राज्य को विभिन्न हिस्सों में विभाजित करेगी और राज्य में ऐसी स्थिति की एक यूनिट न रहे और राज्य धीरे धीरे करके विखंडित हो जाए या समाज विखंडित हो जाए, ऐसा जब किया जाएगा तो ये सभी रिपोर्टें जो अभी बन रही हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री में बन रही हों, चाहे वो हाई कोर्ट की बन रही हों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, केंद्रीय मंत्री पर हमले के मामले, केंद्रीय एक पॉलिटिकल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के हमले के मामले, होम मिनिस्टर पर हमले के मामले या गवर्नर पर, ऑनरेबल गवर्नर पर हमले के मामले, ये सभी मामले अपनी अपनी जो रिपोर्ट लगाएंगे वो सब राज्य के स्थायी सलूशन निकालने के समय पर लाभ देने वाली हैं। इसीलिए आधी अधूरी राज्य में कार्रवाई करने के बजाय केंद्र सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है, हर टेस्ट
क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है, जो ग्राउंड बनेंगे राज्य को तोड़ने के लिए, या राज्य का विभाजन करके या राज्य की भलमनसाई करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना, राज्य तोड़ना, राज्य को कुछ दूसरे राज्यों में मिला देना, राज्य को छोटा कर देना, या कुछ और भी जो सल्यूशन निकालने का प्रयास हो रहा है, वो सारे सल्यूशन तभी निकाले जा सकते हैं जब हर एक पहलू इकट्ठा करके अपनी रिपोर्टिंग दे देगा। मुझे लगता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर जो हमला राज्य पर किया गया है, वो हमले का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा और उसकी जो रिपोर्ट आने वाली है या जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो होम मिनिस्ट्री को और कोर्ट को स्पेशली, वो सब कुछ ममता बनर्जी के विरुद्ध जाएगा और भविष्य में भी उनकी मदद नहीं हो पाएगी। ममता बनर्जी जिस प्रकार से एलिगेशन राज्यपाल के खिलाफ लगा रही हैं, या फिर शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष को लगाया गया है पंचायत चुनाव में जो शिविर बनाए गए हैं, या जहां जहां लोग अलग अलग रह रहे हैं, इस वायलेंस के दौरान उनको जो समस्याएं, उनके सल्यूशंस निकाल सकें, उनकी मदद कर सकें और उनको रिहेबिलिटेट अपने स्थानों पर कर सकें। ये सब कुछ जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है और ये सब कुछ मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिवली केंद्र सरकार को उसका सल्यूशन निकालने के लिए सहयोग में आने वाला है। आपने मुझे सुना, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू।